वालेकुम स्टूडेंट्स। तो ये फोर्थ लेक्चर है इसका कम्प्लीमेंट सिस्टम का। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको नोट करने हैं और आपको याद रखने हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, डेफिशिएंसी ऑफ C3 कॉजेज रिकरेंट साइनस एंड पल्मोनरी इन्फेक्शन। अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी इसकी C3 की तो रिकरेंट साइनस हो जाएगा एंड पल्मोनरी इन्फेक्शन हो जाएगी। और C3b हेल्प्स इन ऑप्सोनाइजेशन, एक्ट्स ऑन द प्लाज्मा सेल्स एंड कैन कॉज इंक्रीज रिलीज ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। ये दूसरा पॉइंट है। C3b जो है ये ऑप्सोनाइजेशन करता है इनकी जो भी आपके पैथोजेंस आते हैं उनकी सरफेस को रफ बना देता है, सो दैट वो पकड़ में आए, वो उनकी जो आपकी ये फेगोसाइटोसिस है दैट कैन ऑकर इजीली। और ये प्लाज्मा सेल्स पे भी एक्ट करता है C3b, और वहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन्स की कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है। एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया जो होते हैं जिन पे कैप्सूल होता है कैन इवेड द इम्यून सेल्स। ये इम्यून सेल्स से जो एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं, अगर इन पे C3 की कोटिंग ना हो तो दे कैन इवेड द इम्यून सेल्स। वो इम्यून सेल्स से भाग सकते हैं और वो डिजीजेस काज करेंगे इजीली अगर C3b की कोटिंग उन पे ना हो। एंजाइम एक होता है इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक एंजाइम होता है C1 एस्ट्रेस। ये क्या करता है? इट कॉजेज क्लीवेज और इनएक्टिवेशन ऑफ C1s एंड C1 और इन दोनों की इनएक्टिवेशन कर देता है, ब्लॉक्स क्लासिकल पाथवे। मतलब C1 एस्ट्रेस जो है ये क्लासिकल पाथवे को कंट्रोल करता है। कैसे? C1 एस्ट्रेस एंजाइम है, क्लासिकल पाथवे को कैसे कंट्रोल करता है? ये C1s और C1r को इनएक्टिवेट कर देता है। उसके बाद और एक पॉइंट है DAF, जिसको हम डिके एक्सेलरेटिंग फैक्टर बोलते हैं। ये हर एक सेल में प्रेजेंट होता है और ये जो पोर बनता है उसको बनने से रोक लेता है। हाउ? जैसे हमारे पास ये पोर बन गया, मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स जो है MSC जिसको हम बोलते हैं, C6, 7, 8, 9 से बनता है। ये इसमें से C9 को रिमूव कर देगा और जो पोर बना था वो वहाँ से डिसलोकेट हो जाएगा। ठीक है। So DAF accelerating factor is present on every cell. It removes the pore formed by this complex by removing C9. उसके अलावा ये important point है C3A, 4A, 5A. These are anaphylotoxins and they help in inflammatory responses. Anaphylotoxins, these are chemicals जो release होते हैं. They help in improving blood supply to an area. किसी एरिया में ज़्यादा ज़्यादा blood supply देना, ये एनाफाइलोटॉक्सिन्स का काम होता है। और दे हेल्प इन इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्सेस। इन्फ्लेमेशन वहीं पे होगा जहाँ पे ब्लड सप्लाई ज़्यादा जाएगी, और वहाँ पे जो एरिया होगा उसका अपर्चर होगा वो उस वेन का या उस आर्टरी का कम होगा, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। उसके अलावा C3A, C5A जो है, दिस आर कीमोटैक्टिक। दे डू द कीमोटैक्सिस ऑफ ल्यूकोसाइट्स, मतलब वो अट्रैक्ट करते हैं ल्यूकोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स वगैरह को टुवर्ड्स द इन्फेक्शन। C3A, C5A आता है इसमें। उसके बाद C3B, C4B, दे हेल्प इन ऑप्सोनाइजेशन ऑफ एंटीजन्स। ऑप्सोनाइजेशन में ये हेल्प करते हैं C3B, C4B। और C3B जो है इट आल्सो इज आल्सो सॉल्युबल, हेल्प्स इन द सॉल्युबलाइजेशन एंड इम्यून क्लियरेंस। ये रोल्स आपको सबके सब याद रखने हैं। 9 पॉइंट्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इस कम्प्लीमेंट पाथवेज में कुछ टर्म्स थी, जैसे ऑप्सोनाइजेशन था जो हमने डिस्कस नहीं किया क्लियरली। ऑप्सोनाइजेशन का मतलब होता है इट एनहांसेस द एफिशिएंसी ऑफ फेगोसाइटोसिस बाय फेगोसिटिक सेल्स, इन्वॉल्व स्पेसिफिक एंटीमाइक्रोबियल प्रोटीन्स व्हिच आर टर्म्ड एज ऑप्सोनिन्स। ऑप्सोनिन्स की वजह से जो फेगोसिटिक सेल्स होती है उनकी फेगोसाइटोसिस को ये बढ़ा देता है, एफिशिएंट कर देता है उनकी फेगोसाइटोसिस को थ्रू दीज ऑप्सोनिन्स। उसको बोलते हैं ऑप्सोनाइजेशन। ये कैसे होता है? क्योंकि जो आपकी ये फेगोसाइट्स हैं उन पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं इन ऑप्सोनिन्स के लिए। बहुत सारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं इन ऑप्सोनिन्स के लिए, जो हम वो ऑप्सोनाइजेशन केमिकल्स जो है इनके लिए रिसेप्टर्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स पे। जितनी भी फेगोसाइट्स है सब फेगोसाइट्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स पे रिसेप्टर। ये जो आपके ऑप्सोनिन्स होते हैं वो क्या करते हैं? दे कोट द माइक्रोबियल सरफेस। माइक्रोबियल सरफेस को कोट कर दिया इन्होंने। इसकी वजह से जो इसकी बाइंडिंग साइट्स होती है इस माइक्रोब की, वो बढ़ जाती है। दिस कोटिंग इंक्रीज द नंबर ऑफ एंड काइंड्स ऑफ द बाइंडिंग साइट्स ऑन द माइक्रोबियल सरफेस, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे एंटीबॉडीज़ इसको बाइंड कर सके। तो अगर हम ऑप्सोनाइजेशन की डेफिनेशन पे जाएँ, opsonization की definition: the process of coating pathogens to promote phagocytosis is called opsonization. The proteins which perform this function is called opsonins. ठीक है। There are two main opsonins, दो है। एक complement C3b है जो मैंने बताया, जिसकी कोटिंग चढ़ती है एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया वगैरह पे, तो फिर वो आराम से पकड़ में आ जाते हैं। और दूसरा एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ कैसे करती है एक्ट एज ऑप्सोनिन्स? मैंने FC रीजन के बारे में बताया, कॉन्स्टेंट रीजन वो
बाइंड करता है इनके साथ, भी देखेंगे आप। यहाँ पे हम बताएंगे एंटीबॉडी एज एन ऑप्सोनिन कैसे एक्ट करती है। ऑप्सोनिन एंटीबॉडी स्पेसिफिक टू पैथोजन बनती है, ठीक है, जो पैथोजन होगा उसकी स्पेसिफिक बनती है। एंटीबॉडीज बाइंड टू सरफेस ऑफ पैथोजन, ठीक है। अब जो एफसी रीजन बाहर रहेगा, जो वेरिएबल रीजन अटैच हुआ है, एफसी रीजन बाहर रहा, फ्री रहा, फैगोसाइट्स हैव रिसेप्टर्स फॉर दैट एफसी रीजन। तो फैगोसाइट्स इन रिसेप्टर्स पे बाइंड कर जाते हैं और आराम से इसको एनगल्फ कर देते हैं पूरे पैथोजन को इन एंटीबॉडीज के साथ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पैथोजन है, एंटीबॉडीज है एफसी रीजन के साथ, फिर ये रिसेप्टर्स के साथ बाइंड हुआ है यहाँ पे इस मैक्रोफेज के रिसेप्टर्स के साथ, ये इजीली इसको एनगल्फ कर लेता है। और एक चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस की है, दैट इज फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइट्स कौन कौन सी सेल्स है? मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, डेंड्रिटिक सेल्स, दीज आर फैगोसाइट्स। इन फैगोसाइट्स में क्या क्या चीज़ें होती है? जैसे मैक्रोफेज है हमारे पास, इसमें लाइसोसोम होगा, लाइसोसोम में फिर माइक्रोबियोसाइडल सब्सटेंसेज होंगे, जैसे लाइसोजाइम्स, न्यूक्लियसेस, प्रोटीएसेस, लाइपेसेस, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक्सेट्रा। दीज आर द सब्सटेंसेज व्हिच आर प्रेजेंट इन द cells of this these macrophages or phagocytic cells के लाइसोसोम्स में ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। खासकर जो डेंड्रिटिक सेल है, डेंड्रिटिक सेल एक इंपॉर्टेंट ये फैगोसिटिक सेल है। इट आल्सो हेल्प्स इन एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन, ये चीज़ आपको याद रखना है। अगर हम फैगोसाइटोस का पूरा कॉन्सेप्ट देखें, इसका सबसे पहले रिकॉग्निशन होती है इसकी एंटीजन की। यहाँ पे रिकॉग्नाइज हो गया एंटीजन, उसको उसके बाद इसको इंजेस्ट किया जाएगा, फिर फैगोसोम बनेगा। यहाँ पे जो यहाँ पे वेजिकल कटा है इससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको फैगोसोम बोलेंगे, जिसमें एंटीजन होगा। यहाँ पे लाइसोसोम भी प्रेजेंट है सेल में, तो लाइसोसोम और फैगोसोम आपस में कंबाइन होंगे, ये लास्ट टाइम भी बताया था मैंने, फैगोलाइसोसोम बनेगा। फिर यहाँ पे माइक्रोबियल किलिंग होंगी, माइक्रोब को लाइसोसोम एंजाइम्स किल करेंगे, यहाँ पे रेजिडुअल बॉडीज बन जाएंगी, ठीक है। स्मॉल पेप्टाइड्स वगैरह सब जो यहाँ से पेप्टाइड इसकी वजह से निकलेंगे, ये जो आपका एंटीजन है इसके निकलेंगे ये रेजिडुअल बॉडीज, स्मॉल पेप्टाइड्स वगैरह, उनको रेजिडुअल बॉडीज बोलेंगे। फिर एक्सोसाइटोसिस हो जाएगा इसका, इन कंटेंट्स का। इस पूरे प्रोसेस को हम फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। अगर हम न्यूट्रोफिल्स की बात करें, न्यूट्रोफिल से फैगोसाइटोसिस होती है। न्यूट्रोफिल्स बहुत ही डेडली सेल्स है, डेडली सेल्स, क्योंकि इनमें प्राइमरी ग्रेन इन एडिशन टू दिस लाइसोसोम्स, इनमें प्राइमरी ग्रेन्यूल्स होते हैं और सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स वगैरह सब, टर्शरी ग्रेन्यूल्स, इनमें बहुत सारे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से ये पैथोजन को डिग्रेड कर देते हैं। जब ये किसी पैथोजन को एनगल्फ करते हैं ना, उसके बाद इसकी अपोप्टोसिस हो जाती है, फिर ये सेल्फ डेथ हो जाती है इनकी, बिकॉज दे आर दैट इज व्हाई दे आर शॉर्ट लिव्ड दीज ल्यूकोसाइट्स। Dead neutrophils are phagocytized by मैक्रोफेजेस। डेड ल्यूकोसाइट्स न्यूट्रोफिल्स जो हमारे पास आती है, फिर इनको मैक्रोफेजेस इनकी फैगोसाइटोसिस करते हैं, डेड न्यूट्रोफिल्स की। इनका लाइफ जो होता है शॉर्ट होता है, इनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत अबंडेंट होता है, इनकी एपोप्टोसिस हो जाती है जब ये किसी पैथोजन को इंजेस्ट करती है, फैगोसाइटोसिस करती है किसी पैथोजन की। सो दिस वाज ऑल अबाउट कंप्लीमेंट सिस्टम और फैगोसाइटोसिस क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स के थ्रू फैगोसाइटोसिस कैसे होती है, ऑप्सनाइजेशन क्या होता है। जैसे ऑप्सनाइजेशन में, फैगोसाइटोसिस में, इन सब प्रोसेसेस में जैसे ये कंप्लीमेंट प्रोटीन्स यूज़ होते हैं। ये लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया था, ऑप्सनाइजेशन में भी कंप्लीमेंट प्रोटीन्स यूज़ होते हैं। जैसे लास्ट टाइम एक क्वेश्चन पूछा गया था, लास्ट टाइम के 6th सेम में, ऑप्सोनिन्स, प्रेस्पिटिन्स एंड एग्लूटिनिन्स आर, options is cytokines, these are antigens, these are antibodies, these are heptins। तो इसमें ऑप्शन था these are antibodies, ये सब की सब एंटीबॉडीज होती है। ऑप्सोनिन्स एंटीबॉडीज होती है, प्रेस्पिटिन्स में भी एंटीबॉडीज होती है, एग्लूटिनिन्स में भी एंटीबॉडीज होती है। या और एक क्वेश्चन पूछा गया था, देयर वाज वन मोर क्वेश्चन इन द पेपर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ कंप्लीमेंट प्रोटीन फॉर्म मैक, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स कौन बनाता है इनमें से? ऑप्शन ए था C2B345, ऑप्शन बी था C4A567, ऑप्शन सी था C5A6789, ऑप्शन डी था C5B6789। तो इसमें लास्ट वाला ऑप्शन ठीक था, C5B6789, यही बनाता है मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, जो मैंने अभी बताया आप लोगों को। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जो भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, आप इनको अच्छी तरह से देख लो, इनको सीरियसली देखो। तो इससे जब आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, चाहे एमएससी हो, चाहे ये आपका ये वाला एग्ज़ाम हो जिस 6th सेम का, जो भी ऑब्जेक्टिव आएगा इसी से रिलेटेड आएगा, जो मैंने पढ़ाया है इसी में से आएगा, जो मैंने पढ़ाया है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो ये हमारा जो कम्प्लीमेंट पाथवे था वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट यूनिट उठाएंगे कल, तो उसमें 2-4 टॉपिक्स, उसमें 4-5 दिन लगेंगे बस। अस्सलाम वालेकुम।